Good evening, everyone. A very warm welcome to all the viewers and our guest. Today, on the occasion of World Cancer Day, Karma Foundation and Sahara Initiative arranged an awareness event, Cancer Healers. Be careful, not fearful. I'm Pinky Balar. I'm really honored to welcome our guest speakers as cancer healers. Yes, today we have two oncosurgeons with us, डॉक्टर तरंग पटेल एंड डॉक्टर कल्पेश शाजेर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर। डॉक्टर तरंग पटेल, he is a senior consultant breast and cancer surgeon at Sims Cancer Center and Sims Hospital. And Dr. Kalpesh Shajer, he is a consultant maxillofacial onco and reconstructive surgeon at Rajasthan Hospital and director at Pushpa's Maxillofacial Cancer and Rehab Center, Ahmedabad. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसा भयावह शब्द है जिसका डायग्नोसिस होना मात्र ही किसी पेशेंट और उसकी पूरी फैमिली को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देता है। तो आज हम कैंसर से जुड़े उन्हीं मिथ्स और उनके ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज और उनके चलते हमारी एक सोशल अवेयरनेस के बारे में हम बहुत सारी चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सबसे पहले कल्पेश जी, डॉक्टर कल्पेश जी छाजेर का, कि वो हमारे साथ शेयर करें कैंसर एक्चुअली होता क्या है। ये किसी तरह का कोई संक्रमण है, कोई बैक्टीरिया है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलता है। Thank you so much, Karma Foundation and Pinky ji for giving an introduction. And we'll straight come to the point कि cancer exactly होता क्या है. Most of the patient and their relative asked. I will explain it in very easy language. Cancer होता क्या है? Cancer न तो कोई इन्फेक्शन है, ये न तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह का कोई संक्रमण नहीं है। ये अपनी बॉडी की ही कोशिका, ये अपना ही भाग है जो अलग तरीके से व्यवहार करता है। मतलब अपनी ही बॉडी की कोशिका है जो अनियंत्रित तरीके से, ज़्यादा तरीके से रैपिडली डिवाइड करती है और फिर वो डिवाइड कर करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू मतलब वो स्प्रेड करती जाती है और वो बॉडी में भी फैल सकता है। इट कुड बी लोकलाइज ऑल्सो, वो लोकली भी रह सकता है और रीजनली भी स्प्रेड कर सकता है। तो हर साइट का अपना अलग अलग रहता है। जैसे हेड एंड नेक में मैं बोलूं तो मोस्टली इट गो इनटू द नेक, गर्दन में वो फैलता है। और ब्रेस्ट और उससे रिलेटेड तरंग पटेल सर आपको बताएंगे कि वो एक्सिलरी एरिया में और वो फिर बॉडी में भी रैपिडली फैल जाता है। तो कैंसर के प्रति मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको सतर्क रहना है, घबराना नहीं है कैंसर के नाम से। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं पिंकी जी से बोलूंगा कि तरंग पटेल सर कुछ इस पे रोशनी डालें। जी, वेलकम तरंग पटेल जी। डॉक्टर तरंग, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। आमतौर पे जो कैंसर का शब्द का प्रयोग होता है तो लोग सब प्रकार के कैंसर को एक ही डिजीज मानते हैं। हकीकत यह है कि हर एक प्रकार का कैंसर अलग तरीके से बढ़ता है, फैलता है, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। तो जैसे कल्पेश जी हेड एंड नेक कैंसर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ उससे काफ़ी अलग है। उसका बिहेवियर अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है, उसका वजह भी अलग है। तो ब्रेस्ट कैंसर स्तन में होने वाली कैंसर है जो ज़्यादातर महिलाओं में होती है। स्तन कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे प्रमुख स्थान है। उतना ही नहीं, लेकिन कैंसर से मृत्यु होने में की वजह में भी स्तन कैंसर का नंबर पहला है। तो ये बेसिकली किन कारणों से होता है, इसके कॉमन क्या क्या कॉजेस होते हैं सर? ज्यादातर कैंसरों की वजह हमें मालूम नहीं होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की वजह भी मालूम नहीं है। तो जैसे वजह मालूम नहीं है तो उसको हम रोक नहीं सकते, उसको अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी निदान कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की कोई ठोस वजह अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे कि सर्जरी जो शुरू हुई वो तकरीबन 1894 मीन्स 125 साल पुरानी सर्जरी से चल रहा है। कोशिशें चल रही हैं लेकिन स्तन कैंसर का कोई ठोस वजह नहीं है। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं।
जी सर, तो रिस्क फैक्टर किस किस तरह के हो सकते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। रिस्क फैक्टर बताने से पहले मैं ये थोड़ा साफ करना चाहूँगा कि जैसे रिस्क फैक्टर होने से कैंसर होता ही है ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे बारिश के मौसम में रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब एक्सीडेंट होते हैं वो बारिश के मौसम में ही होते हैं, और बारिश के मौसम नहीं है तो एक्सीडेंट नहीं होते हैं। मीन्स जो रिस्क फैक्टर है उसमें चांस ज़्यादा है, लेकिन हमेशा होता है वो जरूरी नहीं है। स्तन कैंसर में जो रिस्क फैक्टर है, किसी महिला को 12 साल से पहले माहवारी शुरू हुई है या तो 50 साल के बाद माहवारी रहती है, तो उसको कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। महिला जो ओवरवेट है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की गुंजाइश ज्यादा है। महिला जिसको बच्चे लेट एज में हुए हैं, 30 साल के बाद हुए हैं या तो नहीं हुए हैं, उनको स्तन कैंसर होने की गुंजाइश ज्यादा है। जो महिला है रेगुलरली लंबे अरसे तक हार्मोन की पिल्स लेती है, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की गुंजाइश ज्यादा है। कई महिलाओं में हेरिडिटरी मीन्स फैमिली से जेनेटिक चेंजेस के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। एक चीज ये भी है कि जो गांव में जो महिलाएं रहती हैं उसको ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, शहर में महिलाओं को ज्यादा होता है। सो बहुत सारी रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर होने से ये डरना नहीं है कि कैंसर हो जाएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर है तो स्तन कैंसर के लिए सचेत रहना काफी अच्छा रहेगा। जी सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इसी विषय पे आज पूरी रोशनी डालेंगे कि किस तरह से हम उससे ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो यह पूरा कार्यक्रम आज ये एक जागरूकता का ही कार्यक्रम है। अभी हम डॉक्टर कल्पेश जी से भी जानेंगे। डॉक्टर कल्पेश, ओरल कैंसर क्या होता है? जिस तरह के बहुत सारे कैंसर है और सर ने स्तन कैंसर के बारे में बताया, तो ओरल कैंसर किस तरह का कैंसर है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए हमें। जी, जैसे सर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो हमें उनके कारण, मुख्य कारण पता नहीं है, उसके रिस्क फैक्टर्स ही पता है। बट ओरल कैंसर में थोड़े इसमें क्लियर है, काफी हद तक क्लियर है कि जो टोबैको चूवर्स रहते हैं, जो खैनी, गुटखा, पान, मावा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का उत्पाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, या जो इन पदार्थों से मंजन करते हैं, तो उनमें ये कैंसर ज़्यादातर देखा जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो तंबाकू के उत्पादों का यूज़ नहीं करते हैं तो उनको लोगों को कैंसर नहीं होता है। उनको रिस्क जो रहती है वो कंपेरेटिवली दूसरे जो लोग यूज़ कर रहे हैं उससे कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। और ओरल कैंसर पर्टेनिंग में बात करूं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में लंप वगैरह बनता है, वैसे ओरल कैविटी के कैंसर में यूजुअली जो अपनी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें प्री कैंसरस लीजन्स जैसे दिखते हैं, जैसे लाल या सफेद चकदे जैसे दिखते हैं मुंह में, वो अल्सर का रूप ले लेते हैं, मुंह कम खुलता है जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो मेनली जो ओरल कैंसर होता है वो इस तरीके की प्रेजेंटेशन से होता है और उसके बाद में वो कैंसर के रूप में उभरता है। और उसमें सेम जैसे मैंने कैंसर के डेफिनेशन में बताया, मुंह के कोई भी भाग में सब यूनिट्स में देख ले, जैसे जीभ हो, तालू हो, होठ हो, या गाल हो, जबड़ा हो, उन सब जगह में अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो ये मेनली कार्सिनोजेंस के एक्शन की वजह से होता है। जो कैंसर के प्रोडक्ट ये लोग यूज करते हैं, तंबाकू वगैरह, उसमें मोर देन 200 कार्सिनोजेंस होते हैं। तो उस वजह से सेल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सर, आपने जो बताया कि जिस तरह से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के अधिकतम चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर के, कभी ऐसे भी केसेस आते हैं क्या जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं फिर भी उन्हें ओरल कैंसर डायग्नोसिस होता है? बिल्कुल। मैं अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो ओरल हाइजीन, मुंह के कैंसर में ओरल हाइजीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई पेशेंट के सड़े गले, टूटे हुए दांत है, शार्प टीथ, कस्प वगैरह रहती है, तो उससे भी क्रॉनिक इरिटेशन होके बार बार घाव बनने से वो भी एक कैंसर का रूप ले सकता है। तो हमें कई सालाना कई ऐसे मरीज मिलते हैं
जिनको कोई हैबिट्स नहीं थी बट स्टिल दे हैव कैंसर, तो उनको भी मुंह का कैंसर हो जाता है। तो हमें सतर्कता ओवरऑल इन उत्पादों का यूज नहीं भी करना है, और कोई भी प्रकार का अगर हमारे को ऐसे रिस्क फैक्टर्स दिखते हैं तो उसको कंट्रोल करने की और स्पेशलिस्ट के पास जाने की चेष्टा रखनी चाहिए उस समय। जी सर, थैंक यू। डॉक्टर तरंग पटेल, ये किन ब्रेस्ट कैंसर के जो क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के इंडिकेशंस हम देख सकते हैं अगर किसी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या संकेत है? ज्यादातर स्तन कैंसर जब शुरुआत होती है तो महिलाओं को ऐसे कोई बड़ी कंप्लेन नहीं होती, कोई फरियाद नहीं होती है। ज्यादातर वो स्तन में गठान महसूस करती है। तो वो कैसा होता है कि जैसे वो स्नान करती है या तो कपड़े बदल रही है, ऐसे कोई नॉर्मल एक्टिविटी में कुछ मोटापन या तो हार्डनेस वो स्तन में कोई जगह पे फील कर लेती है। और ऐसी गठाने कई बार महिलाओं में होती है कि जो कैंसर नहीं है। आम गठाने भी कई बार होते हैं जिसको फाइब्रोइडिनोमा बोलते हैं, या तो कई बार फाइब्रोसिस्टिक मीन्स हार्मोन के चेंजेस के हिसाब से फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में कई बार गठाने महसूस होती है जो महावरी आने से चली जाती है, और फिर महावरी आने से पहले वापस आ सकती है। तो इसके हिसाब से कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि इसको कुछ डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर पहले गठान होती है और ये गठान अपने आप जाती नहीं है और बढ़ती रहती है। और जब ये गठान बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है, तो हो सकता है कि स्तन का जो आकार है वो बदल जाए। कई बार बैठने से या तो खड़े होने से जब आप मिरर में देखते हैं तो चमड़ी अंदर की ओर खींच जाती है, या तो निपल अंदर विड्रॉ हो जाती है, या तो फिर कई बार निपल से खून का प्रवाह आता है। कई बार आर्मपिट बगल में भी गठान हो जाती है। और कैंसर जब ज्यादा फैल जाता है तो फेफड़े या लीवर या हड्डी के जो भाग में जाता है तो उसके प्रॉब्लम भी कई बार देखे जाते हैं। लेकिन अर्ली केसेस में ज्यादातर महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ गठान होती है। तो सर, गठान की बेसिस पे तो किस तरह से वो डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे? किसी भी लाइक पहले किसी फिजिशियन के पास अपनी कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं ना? जी, बेसिकली हम जानते हैं कि कैंसर के स्पेशलिस्ट भारत देश में उतने ज़्यादा नहीं है कि सब पॉपुलेशन को एड्रेस कर पाएँ। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट या तो सर्जन के पास जाना चाहती है और वहाँ पहुँच जाती है जो अवेलेबल इजीली होते हैं। अ, ज़्यादातर क्या होता है कि डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में यंग जो महिलाएं हैं 40 से कम, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर काफी पाया जाता है जो वर्ल्ड के दूसरी जगह पे नहीं पाया जाता। तो इसमें ये कई बार चूक जाने की गुंजाइश होती है अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स जब आते हैं या तो कोई महिला आती है गठान लेके, तो हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन मीन्स उनको गठान का जो किस प्रकार की गठान है, कहाँ गठान है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका नोट करना चाहते हैं। और उसके बाद में सोनोग्राफी और मेमोग्राफी दोनों चीज करवाते हैं। इससे भी थोड़ा गठान की आइडिया आ जाती है कि ये कैंसर जैसा है कि नहीं है। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी और सोनोग्राफी। अगर गठान बढ़ रही है तो इसमें डेफिनेटली ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिस कर जाने से काफी प्रॉब्लम आती है। और फिर जब पेशेंट बोलते हैं कि साहब मैं तो डॉक्टर के पास गई थी लेकिन डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है तो मैंने कुछ नहीं माना, और फिर जब गठान बढ़ जाती है तो फिर उनका जो कैंसर से मुक्त होने का चांस है वो कम हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि सोनोग्राफी और मेमोग्राफी जरूरत होने पर कर लेनी चाहिए। जी सर। ये आपने बताया अभी कि जिस तरह से हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। इन केस डॉक्टर को ये लगता है कि वो किसी तरह की कैंसर गांठ है, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस रहता है कि उस गांठ के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किसी और प्रोसेस में होता है? देखिए, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर की जांच है, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी है, वो इंडिकेटिव है कि ये क्या जी। लगता है। उसका जो फाइनल डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से है। द बायोप्सी ये चीज है कि एक स्पेशल जार की सुई डालते हैं
और गठान के टुकड़े निकालते हैं। 5 साल 10 साल के पहले गठान से पानी निकालते थे, लेकिन उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव होने की गुंजाइश तकरीबन 8 से 10% रहती है। तो अभी वर्ल्ड ओवर में ये तय किया है कि एफएनएसी मीन्स पानी खींचना वो सही नहीं रहेगा निदान के लिए, और गठान के टुकड़े निकालना वही सबसे अच्छा रास्ता है। तो वर्ल्ड ओवर अभी बायोप्सी करते हैं, एक स्पेशल सुई आती है जिससे गठान के टुकड़े निकाल के लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे वो आपको क्लियर कट बता देते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। और इसका एक फायदा ये भी है कि इसको रीचेक करना है। मान लो कोई रिपोर्ट लेके आता है, मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या तो लेबोरेटरी में जानता नहीं हूँ, लेबोरेटरी वाले की शायद भूल है, या तो पेशेंट को कई बार लगता है कि सब मेरे को तो कैंसर नहीं है, ये से रिपोर्ट दे दिया कैसे होगा, गलत तो नहीं कर दिया। तो वो जो गठान के टुकड़े हैं वो रीचेक भी हो सकते हैं, तो वो जी सर। एक आसानी है। और उसमें एडिशनल टेस्ट जो अभी वेरी पॉपुलर है और अभी मेन स्ट्रीम लाइन में है, वो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 एंड Ki-67। ये 4 और टेस्ट करने से कैंसर का बिहेवियर क्या है और कितना एग्रेसिव है और उसके ट्रीटमेंट में काफी इम्पैक्ट रहता है। तो ये चीज बायोप्सी के स्पेसिमेन से ही होता है, एफएनएसी से नहीं होता है। तो जब भी सस्पेक्ट करते हैं तो बायोप्सी इज नेसेसरी, क्योंकि वो आपको ठोस सबूत देगा कि कैंसर है कि नहीं है। सर थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने बायोप्सी के बारे में। लेकिन इंडिया में एक बहुत ही प्रचलित मिथ है, बहुत ही प्रचलित भ्रांति है कैंसर को लेके कि अगर हम बायोप्सी करवाते हैं तो कैंसर की गांठ के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। इट मींस ये कैंसर आपके पूरे शरीर में फैलने के चांसेस हैं। तो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आप अपना गाइडेंस हमारे को यहाँ पे दीजिए। ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि कैंसर की बायोप्सी होने से किस तरह का हमारे को नुकसान है कि आगे इन्वेस्टिगेशन का फायदा है। देखिए अभी जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट या तो जो पूरा माहौल जो है वो एविडेंस बेस्ड है। मीन्स एवरी प्लेस यू नीड एविडेंस एंड मीन्स प्रूफ, आपको प्रूफ चाहिए। तो कोई भी जगह पे बायोप्सी नहीं होगा तो कोई भी कैंसर के डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो बायोप्सी इज एब्सोल्युटली मस्ट फॉर एनी कैंसर ट्रीटमेंट। जब भी चाहो तब बायोप्सी चाहिए, और बायोप्सी हैव प्रूव टू बी सेफ। ऐसा नहीं है कि अभी हम बायोप्सी शुरू कर रहे हैं, हम सालों से बायोप्सी कर रहे हैं और इसमें कोई ऐसा ठोस फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि बायोप्सी करने के हिसाब से कैंसर बढ़ जाता है। हाँ, एक दो कैंसर ऐसे हैं जिसमें बायोप्सी हम मना करते हैं। एक किडनी का कैंसर है, एक ओवरी का कैंसर है, जहां बायोप्सी करने से कतराते हैं क्योंकि कैंसर फैल जाने की गुंजाइश है, वो हमें पता है। लेकिन बाकी जो कैंसर जो है जहां बायोप्सी करने के लिए जरूरी होता है, वहां बायोप्सी से डरना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर कल्पेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ओरल कैंसर के पेशेंट के क्या-क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उनका सेल्फ एग्जामिनेशन घर पे किस तरह से हो सकता है? जी, देखिए ओरल कैंसर के जो लक्षण में मुख्य है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, लाल और सफ़ेद चकत्ते जो 3 हफ्ते से ज़्यादा या ट्रीटमेंट से या स्वतः ठीक नहीं हो, या कोई अल्सर डेवलप हो रहा हो, मुंह के अंदर कोई छाला जैसा पड़ रहा है, या कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग जैसा है, या आपका थूक इकट्ठा हो रहा है मुंह के अंदर, तो हो सकता है कि जीभ के पीछे वाले भाग में ट्यूमर है, बेस ऑफ टंग में, जो उसके खातिर वो पेशेंट सॉलो नहीं कर पा रहा है। सॉलोविंग में इन जनरल अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो, या एबनॉर्मल नेजल डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग है, तो साइनस में जो ग्रोथ रहती है वो उसमें से फिर फाउल स्मेलिंग कंटेंट निकलता है नेजल साइड से, तो वो साइलेंटली ग्रो करता रहता है। कई बार कान के पीछे रेडिएटिंग पेन होता है, दैट इज वेरी कॉमन इन बेस ऑफ टंग कैंसर, जो कान की प्रॉब्लम से रिलेटेड ना हो। सडनली सांस में गड़बड़ होना, पेशेंट को ऐसा लगे कि मेरे को सॉलोविंग में दिक्कत हो रही थी और एकदम सडनली तो स्ट्राइडर जैसी कंडीशन हो जावे, तो ये सारे कैंसर के, मुंह के कैंसर के और हेड एंड नेक रीजन के मुख्य लक्षण हैं। अगर मैं सेल्फ स्क्रीनिंग की बात करूं तो लाइकवाइज ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर में दोनों में सेल्फ स्क्रीनिंग काफी हद तक हम देखें तो संभव है। अगर जीआई कैंसर और उनकी बात करें तो कई बार साइंस एंड सिम्टम्स जो रहते हैं तो वो लोगों को पता ही नहीं चलते, बट ये इजीली स्क्रीन किए जा सकते हैं घर पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए। जैसे इसको
खाली करने के लिए कुछ खर्चे की जरूरत नहीं है, आपको मिरर के सामने खड़ा रहना है, एक अच्छी लाइट सोर्स के साथ, चाहे टॉर्च या आजकल मोबाइल की टॉर्च लाइट के साथ ही आप खड़े हो जाइए और पूरा ओरल कैविटी में सारे सब यूनिट्स को, जैसे होठ से चालू करते हुए पीछे गाल, तालू वाले भाग में, जबड़े के नीचे वाले भाग में, फ्लोर ऑफ द माउथ, जीभ के नीचे वाला जो गटर एरिया रहता है जिसको फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, जीभ, और ये सारी चीजों की सेल्फ आप स्क्रीनिंग करें। अगर वहां पे आपको कोई भी छाला या ऐसा लाल पैच या कुछ भी, या मुंह खुलने में परेशानी नहीं होती है, कोई ऐसे फाइब्रोसिस जैसे साइंस नहीं है, तो आप काफी हद तक सेफ है, आपको होने की संभावना काफी हद तक कम है। ओरल कैंसर के लिए अभी आधुनिकतम क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? ये जिस तरह से ओरल कैविटीज बढ़ जाती है मुंह में, तो अभी लेटेस्ट में क्या टेक्निक्स है कि पेशेंट को हम ये सजेस्ट कर सकें? जी, ओरल कैंसर में सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो सुधार हुए ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, तो वो हुए हैं नेक डाइसेक्शन के जो अप्रोचेस वगैरह जो हम लोग यूज करते थे, मतलब गर्दन की जो सफाई जो हम लोग करते थे, वो हम लोगों ने पहले बहुत रेडिकल जाते थे, रेडिकल नेक डाइसेक्शन, जिसमें वाइटल स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी निकाल देते थे हर केस में। अभी बहुत सिलेक्टेड केसेस में हम लोग वेन और जो एक इंपॉर्टेंट नर्व होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो शोल्डर को भी मसल को भी सप्लाई करती है, ट्रेपेजियस मसल, तो उससे शोल्डर ड्रूपिंग वगैरह हो जाता है। तो वो कॉमनली अभी हम आजकल फंक्शनल नेक डाइसेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बचाया जाए, और उसके साथ में जो कैंसर से रिलेटेड जो लिम्फेटिक बेसिन है जिसमें कैंसर ड्रेन करता है, उसको खाली नीट एंड क्लीन तरीके से निकाल दिया जाए। और उसके अलावा जो अप्रोचेस है, पहले हम लोग बहुत गर्दन में बड़े बड़े कट्स देके, मैं अगर बोलूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंसिजन्स इधर उधर देके बड़ा एक्सपोजर लेते थे। आजकल हॉरिजॉन्टल इंसिजन गर्दन में, स्ट्रेट इंसिजन, लंबा इंसिजन देके अच्छे से एक्सपोज करके नीट एंड क्लीन किया जा सकता है। तो वो पेशेंट्स के लिए, यंग पेशेंट्स के लिए काफी कॉस्मेटिक रहता है। कई कई केसेस में इवन हम आधा जबड़ा जब निकाल देते हैं तो वो विदाउट स्प्लिटिंग द लिप, मतलब पहले हम लोग नीचे के होठ की कटिंग करके उसको 2-3 तरीके से उसको पूरा घुमा के वैसे किया करते। तो अभी एक्सपोजर जो है, जो हम कम एक्सपोजर में भी अच्छे तरीके से अपनी टेक्निक्स को डिवाइस करके हम लोग वो जबड़े वगैरह को भी निकाल सकते हैं, ताकि हम फेशियल स्कार कम से कम दे सके। तो ये थोड़े इंप्रूवमेंट हुए। बाकी जो इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं, प्लास्टिक सर्जरी में जो हम चेहरे के कैंसर में जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा भय लोगों को लगता है कि हमारे उसके बाद में खाने पीने में परेशानी होगी, फेशियल डिस्फिगरमेंट हो जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा, प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। तो अभी वो घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस माइक्रोवेस्कुलर प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम लोग लगभग काफी हद तक चेहरे के डिफेक्ट्स, हेड एंड नेक के डिफेक्ट्स को अच्छी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। जैसे अगर जीभ 60 to 70% तक अगर चली गई है और एक साइड की नस, हाइपोग्लोसल नर्व जो टंग को मूव करती है, अगर वो इंटेक्ट है, तो हाथ से या जांग से इन जगहों से मांस लेके खून का नया संचार नेक से चालू कर देते हैं माइक्रोवेस्कुलर की तरह, और वो काफी एकदम इफेक्टिवली टंग का मूवमेंट और सॉलोविंग वगैरह इंप्रूव करता है। और अगर मैं जबड़े की बात करूं, तो जबड़े के लिए हम लोग पैर की हड्डी, उसके साथ में उसका मांस, चमड़ी, खून की नलियां, ये सब लेके पुनः उसका स्ट्रेट हड्डी को टुकड़े करके उसको जबड़े की तरह बिठा के हम रिहेबिलिटेट कर देते हैं। और उसके ऊपर फ्यूचर में डेंटल इम्प्लांट्स भी लग सकते हैं, और उसके ऊपर डेंटली रिहेबिलिटेट भी हो सकता है पेशेंट पोस्ट रेडियोथेरेपी आफ्टर 1.5 ईयर, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है। तो पेशेंट कैन लीव टू नियर नॉर्मल लाइफ इफ दे आर डिजीज फ्री। बट मेन फोकस जो अपना है, दैट इज अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इज की, कि इतनी बड़ी लंबी प्लास्टिक सर्जरी अपने को करनी ही नहीं पड़े, वो सबसे बेटर है। और पेशेंट्स को ये कैंसर हो ही नहीं, इट इज सॉर्ट ऑफ काफी हद तक ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, हम काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं, इसका बर्डन काफी हद तक कम किया जा सकता है अगर लोग खुद संभल जाए और वो तंबाकू और ऐसे उत्पादों को कम खाए। तो ये काफी एडवांसेस हुए हैं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करूं, तो रेडियोथेरेपी
जो हम देते हैं, कई स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर वाले पेशेंट में रेडिएशन भी आती है। तो रेडिएशन में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए, पहले कोबाल्ट से देते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल तरीके से रहता था, और पेशेंट्स में बहुत थोड़ा हद तक मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी, और काफ़ी हद तक उनको सॉलोविंग और ये सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी महसूस हो जाती थी, सीवियर फाइब्रोसिस होता था। अभी एडवांस्ड जो रेडिएशन के जो पैटर्न है, जैसे IMRT हम बोलते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, या 3D CRT, जो उससे थोड़ा अगर कम बजट में किसी पेशेंट को करना हो, या IGRT, तो ये एकदम गाइडेड तरीके हैं करने से, जिससे हम लोग लार ग्रंथियां वगैरह जो रहती है, पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह बगल में जो अपने साइड में इधर पैरोटिड ग्लैंड्स रहती है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पेशेंट को जो मेनली मुंह में प्रॉब्लम होता है वो जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है। मतलब जीरोस्टोमिया मतलब मुंह सूख जाता है रेडिएशन के बाद। तो मुंह अगर लार अच्छे से नहीं बनेगी तो पेशेंट खाना निगल नहीं पाएगा। तो ये आधुनिक पद्धतियों से काफी हद तक जीरोस्टोमिया और वो कम हुआ है। तो उससे पेशेंट कैन लिव लिटिल बिट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कीमो में अगर हम बात करें तो काफी हद तक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। टारगेटेड थेरेपी भी आ रही है, बट दे आर स्टिल इन रिसर्च। ओरल कैविटी में टारगेटेड थेरेपी में इतने जैसे ड्रग्स है जेफिटिनिब वगैरह और ये, बट इनका बहुत ज्यादा तक हद तक प्रूवन रोल अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ये सब चीजें और ट्रायल्स में है। थैंक यू डॉक्टर कल्पेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आज ओरल कैंसर को लेके हमें। हम इसका बचाव कैसे करेंगे ये अभी आपसे थोड़ी देर में और जानेंगे, लेकिन मुंह के किसी भी हिस्से का नया ट्रांसप्लांट करना और उसके अंदर सेंसस पैदा करना और बैक टू रूटीन में आना, ये सारा प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब एक आर्टिफिशियल टंग बनती है, आर्टिफिशियल जबड़ा जब हमारे मुंह में लगता है, तो उसके अंदर वैसे सेंसेस और ब्लड सर्कुलेशन होना ये पॉसिबल है साथ ही साथ। हाँ, हम लोग फ्लैप में अगर बोले तो सेंसिड फ्लैप भी होते हैं। सेंसिड फ्लैप मतलब अगर हम अगर कोई पैर में सेंसरी नर्व वगैरह को साथ में लेके उसको गर्दन में सेंसरी नर्व के साथ जोड़ दें तो सेंसेशन भी आता है काफी हद तक। और जैसे टंग वगैरह में है तो सेंसिड फ्लैप भी किए जा सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी रूटीनली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग सेंसिड फ्लैप्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेंसेशन भी दे सकें। बट मोटर फंक्शन और वो थोड़ा उसके लिए फिर जिस डोनर साइड की मोटर नर्व ले तो वो फिर एरिया प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मोटर वाला थोड़ा अभी तक इतना डेवलप नहीं कर पाए, बट यस सेंसेड फ्लैप हम कर सकते हैं। और मैं आपको एक मॉडल दिखाना चाहूंगा जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, कि इसमें आजकल कंप्यूटर प्लानिंग से भी हम लोग करते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट का पहले से दिमाग में ये कर देते हैं, कंप्यूटर में प्लान कर देते हैं कि इसका इतना पार्ट निकालना है हमारे को, और इतना पैर की हड्डी से और ये सब लेके हमारे को बनाना है, और इतना मांस लगेगा, इतनी हड्डी लगेगी। तो वो पहले से प्री प्लान रहता है और उसकी गाइड्स भी बन जाती है। तो ये एक मॉडल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्ट, ये मॉडल में ये नॉर्मल मैंडिबल का पार्ट है, ये नॉर्मल जबड़े का पार्ट है। तो सपोज अगर हमें आधा जबड़ा निकालना है तो ये इस मरीज का जो प्लानिंग किया हुआ है मेरा, तो उसमें आधा जबड़ा निकाला हुआ है स्पेयरिंग द कॉन्डाइल। खाली ये जो जॉइंट का जो पार्ट है जिसपे मूव करता है, तो ये जो जॉइंट ये मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर जगह से हम लोग प्लेट्स हार्डवेयर वगैरह को यूज करके, टाइटेनियम प्लेट्स और पैर की ये हड्डी को यूज करके, तो हम लोग प्लानिंग करके कितना सेंटीमीटर का डिफेक्ट वर्टिकली रहेगा, हॉरिजॉन्टल और ये आगे का, इस तरीके से 3D प्रिंटिंग करके हम लोग एग्जैक्ट पेशेंट को देने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत ही सही और महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें मिल रही है कैंसर को लेके, एंड होपफुली काफी दर्शकों तक हमारी बात पहुंचेगी। अभी चलते हैं डॉक्टर तरंग पटेल के पास। डॉक्टर तरंग पटेल, अगर कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोसिस होती है तो उसके लिए अभी आधुनिकतम क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्तन कैंसर जब होता है तो
जैसे कोई भी कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, लेकिन बॉडी में जितने अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है उसमें स्तन कैंसर के रिजल्ट काफी बढ़िया है दूसरे ऑर्गन के बजाय। उसका एक वजह यह है कि स्तन कैंसर में बहुत सारी सिस्टम, ट्रीटमेंट के सिस्टम इफेक्टिव है। मीन्स सर्जरी का फायदा है, कीमोथेरेपी का फायदा है, हार्मोन थेरेपी का फायदा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी फायदा है। तो ये जो फायदे मिलते हैं इसके वजह से हम बहुत सारी ट्रीटमेंट, जो जरूरी ट्रीटमेंट है करके हम पेशेंट्स को अच्छा लाइफ दे सकते हैं। अभी सर्जरी की बात करें तो ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है बगल में फैलता है, तो पूरा स्तन और बगल की सब सफाई पहले करते थे, जिसको मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, और पॉपुलरली मेडिकल फील्ड में वो एमआरएम से माना जाता है, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। मीन्स पूरा स्तन निकाल देते हैं, बगल के सब गठाने निकाल देते हैं। इसकी वजह, इससे क्या होता है कि जो महिला की जो फ्रंट चेस्ट है वो फ्लैट हो जाती है, और वो जो डिस्पैरिटी होती है उनका दिखावा सही नहीं रहता है। कई महिलाओं को क्या होता है कि गठान छोटी है फिर भी पूरा स्तन निकाल देते हैं, तो आफ्टरवर्ड्स से डॉक्टर से बात करते हैं कि गठान तो छोटी थी, आपने पूरा निकाल लिया, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो दो जगह पे रिसर्च करती है। एक जो रिसर्च है वो ये है कि आप वही रिजल्ट दो कम ट्रीटमेंट करके, जो रिजल्ट अभी मिल रहा है, और दूसरा है जो अभी रिजल्ट मिल रहा है उससे और ट्रीटमेंट करके ज्यादा रिजल्ट ले लो। तो ये अभी जो चल रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर में कम ट्रीटमेंट करके सेम रिजल्ट लाने की बात कर रही है। तो ब्रेस्ट जब भी कैंसर होता है तो सब महिला को वही होता है कि जैसे ब्रेस्ट निकल जाएगा, लेकिन अभी ब्रेस्ट बचाने से वही रिजल्ट मिल सकता है। उसके काफी पहलू हैं, उसके प्लस माइनस भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं सर्जन्स, वो ये पहलू से वाकिफ है और उसको जानते हैं कि इसमें ब्रेस्ट बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। जब कैंसर छोटा है तो उसको ब्रेस्ट बचाने की गुंजाइश रहती है। चीज यही है कि आपको जो ब्रेस्ट बचाना है वो अच्छा दिखना चाहिए। देखिए, महिलाओं को जो ब्रेस्ट का जो दो फंक्शन है, एक अपना खुद का दिखावा है, ब्यूटी है या तो लावण्य है, और दूसरा है बच्चे को दूध पिलाना है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो दूध पिलाने का काम तो खत्म हो गया, तो अभी जो बाकी रहा है वो ब्यूटी और दिखावा है। तो अगर वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होता है तो ब्रेस्ट बचाने का कोई मतलब नहीं होता है। ज्यादातर हम महिलाओं को जब भी ब्रेस्ट बचाते हैं तो उसमें रेडियोथेरेपी कंपलसरी हो जाती है, और रेडियोथेरेपी होने से या तो ब्रेस्ट बचाओ और रेडियोथेरेपी दो, या तो ब्रेस्ट पूरा निकाल दो। दोनों के लॉन्ग टर्म रिजल्ट सेम है, वो एक्चुअली प्रूव हो चुका है। अगर महिला चाहती है कि उसका ब्रेस्ट बच जाए तो ये अभी पॉसिबल है। अगर गठान बहुत बड़ी है और ज्यादा पार्ट ब्रेस्ट का निकाल देना है तो ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, या बैक में से, या तो एब्डोमेन से, पेट से, या तो बैक में से चमड़ी लेके उसको ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा पहलू ये है कि जब बगल के सब गठाने निकाल लेते हैं आर्मपिट में से, तो कई बार क्या होता है कि वो साइड के हाथ की सूजन आ जाती है, और बगल की जो चमड़ी है उसका सेंसेशन चला जाता है, चेस्ट के मसल है उसका पावर चला जाता है, ये कम हो जाता है, और ये हमेशा परमानेंट रहता है, इसमें कोई फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो अभी जब क्लिनिकली, मीन्स डॉक्टर जानते हैं मेमोग्राफी सोनोग्राफी में ब्रेस्ट के बगल में गठान नहीं, कैंसर नहीं जा रहा है ऐसा महसूस करते हैं, तो सेंटिनल लिम्फ नोड करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड ये चीज है कि जो कैंसर में पहले प्रभावित होती है वो लिम्फ नोड निकाल के इमीडिएट रिपोर्ट करते हैं। तो पैथोलॉजी हमारे जो कलीग हैं वो इमीडिएटली 10 मिनट में, 15 मिनट में कहते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। अगर कैंसर है तो मीन्स आपका ब्रेस्ट कैंसर बगल में पहुंच चुका है, तो बगल की सब गठाने निकालनी ही पड़ेगी। लेकिन जब पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये कैंसर बगल में पहुंचा नहीं है अभी, तो बगल की सब गठाने निकाल के महिलाओं को तकलीफ देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उसमें फिर अगर आगे का ऑपरेशन नहीं करते हैं और हाथ का सूजन, लॉस ऑफ सेंसेशन, या तो मसल का पावर वगैरह सब अच्छी तरह से बच जाता है। तो ये फंक्शनल चीज है। तो ज्यादातर हम इसमें हम हमारा तरफ से पेशेंट्स को थोड़ा रेकमेंड करते हैं कि आप सेंटिनल लिम्फ नोड करवा लीजिए। ब्रेस्ट का जो है आपकी मर्जी के हिसाब से, आपको अच्छा दिखना है, आपको सोशली सही दिखना है तो ब्रेस्ट बचा सकते हैं, लेकिन उसमें रेडियोथेरेपी रहेगा। ये दो बड़ी बड़ी चीज जो अभी लास्ट 5 इयर्स में बड़ी है।
ब्रेस्ट बचाने में एक नई टेक्निक भी आई है जिसको ऑन्कोप्लास्टी कहते हैं। मीन्स ब्रेस्ट की टिश्यू को ही मॉडिफाई करके आगे पीछे करके ब्रेस्ट का अच्छी तरह से शेप और साइज बना सकते हैं। तो ये काफी अभी इम्पोर्टेंट हो गया है कि महिलाओं को अच्छा रिजल्ट तो देते ही हैं, लेकिन अच्छा लुक और फंक्शनल भी दे सकते हैं। जी सर। आपने अभी बताया है कि इन केस कोई ऐसे पेशेंट का अगर ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़े तो जिस तरह से डॉक्टर कल्पेश ने बताया है कि हम वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, अभी आर्टिफिशियली वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है या मॉडिफाइड हो सकता है। लेकिन सर इसमें एक पॉइंट मेरा ये रहेगा आपसे कि इन केस अगर शी वांट्स टू कंसीव अ बेबी इन फ्यूचर, तो वो महिलाएं अगर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के बाद में क्या वो बेबी कंसीव कर सकती है फ्यूचर में? देखिए, अगर कीमोथेरेपी की जरूरत हुई तो जी। कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी कम हो सकती है। तो हम पहले से ही जो यंग महिला है जो 30 साल के आसपास है, जिसको एक ही बच्चा है, तो उसे हम पहले मशवरा कर लेते हैं कि आपको बच्चा चाहिए आगे जाके, तो आपको ओवम को प्रिजर्व कर लेना पड़ेगा। अंडाशय का जो बीज है महिला का, वो बीज को प्रिजर्व कर लेना चाहिए, ताकि आपकी बाद में जो बच्चा चाहिए उसके लिए आसान हो जाए। ज्यादातर महिलाओं को कीमोथेरेपी के बाद, जो यंग है 30 के नीचे है, उनको महावरी शुरू हो जाती है एंड दे कैन बी फर्टाइल एंड दे कैन गिव चाइल्ड। लेकिन ये बच्चा वाली चीज ऐसी है कि किसी को चाहिए ही, मुझे बच्चा चाहिए, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो वही महिला को हम रेकमेंड करेंगे कि आप जाके अपना ओवम प्रिजर्व कर लीजिए। और ब्रेस्ट कैंसर जब महिला को होता है तो हम ज्यादातर ऐसा बोलते हैं 2 साल आप रुक जाइए, बाद में बच्चा चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। उसको ब्रेस्ट कैंसर कोई डरने की बात नहीं है। जी सर। एक आपने अभी बताया रेडियोथेरेपी का फायदा होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या किसी भी तरह की और हार्मोनल थेरेपीज या जो भी थेरेपीज आप इसमें प्रिफर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो इन थेरेपीज का फायदा तो ट्रीटमेंट में होता है, लेकिन पेशेंट पे किसी तरह के साइड इफेक्ट्स रहते हैं? कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट रहते हैं, ये थोड़े क्या बोलते हैं, जलद प्रकृति के दवाइयाँ होती है, तो उसमें बॉडी पे काफी असर होता है। लेकिन ज्यादातर ये असर है वो जब तक कीमोथेरेपी चलती है वहां तक होता है। तो उसमें वो टाइम जो चलता है, या 3 महीने या 6 महीने, तो उसमें महिला को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना थोड़ा केयर करना पड़ेगा। तो वो जरूरी हो जाता है। जैसे कीमोथेरेपी देने से खून के काउंट, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो ताकत कम महसूस करते हैं। डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, सफेद कण कम हो जाने से इन्फेक्शन की गुंजाइश बढ़ जाती है, बाल झड़ जाते हैं। लेकिन ये सब जो है टेम्पररी फिनोमिना है, तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा कि आपको साइड इफेक्ट कम करें। मेजोरिटी साइड इफेक्ट जो है वो एलोपैथी का फायदा ये है कि जो मेजोरिटी साइड इफेक्ट है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। मीन्स हम जानते हैं क्या क्या होता है। जैसे वॉमिटिंग, अभी हम ज्यादा वॉमिटिंग पर बहुत इंसिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत क्लियरली याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो वॉमिटिंग की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। तो कई बार ऐसा होता था कि महिला को इतनी वॉमिटिंग होती थी कि दवाइयाँ बंद करनी पड़ती थी, कि आप सह नहीं पाती, ये आप टॉलरेट नहीं कर रही हैं, तो आपको जरूरत है, फिर भी हम वॉमिटिंग होने से बंद करने के 5, 7, 10, 15 वॉमिटिंग होती थी। अभी ये वॉमिटिंग की अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उसको अपफ्रंट ही यूज करते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, साल में एक आध महिला को एक आध बार वॉमिटिंग होती है, उसका अभी कोई बड़ा इश्यू ही नहीं रहा है कि वॉमिटिंग के हिसाब से पेशेंट को कोई तकलीफ हो। हाँ, थोड़ा टेस्ट का थोड़ा बदल जाता है, प्रेफरेंस टू फूड थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वो उतना हावी नहीं हो जाता है कि आपको थक जाते हैं। ज्यादातर हम हमारे पेशेंट कई बार बोलते हैं कि सब कीमोथेरेपी नहीं लगा, बहुत डर लगता है, बहुत बातें सुनी है। तो हम उनको वही रेकमेंड करता हूँ मैं खुद, कि आप एक कीमोथेरेपी मेरे नाम पे ले लीजिए, एक कीमोथेरेपी ले लीजिए और देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ आपके फायदे के लिए, तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो ज्यादातर जब महिलाओं 1 या 2 कीमोथेरेपी लेते हैं तो वो रियलाइज करती है कि उतना साइड इफेक्ट नहीं होता है जितना प्रमोट किया जाता है। तो वो ज्यादा बहुत अच्छे से टॉलरेबल है, और अच्छी तरह से टॉलरेट होके उसका फायदा काफी मिल सकता है। जी सर। थैंक यू।
लेटेस्ट टेक्निक्स आपने बता दिए ट्रीटमेंट्स के, एंड थेरेपीज एंड एडवांस मेडिसिन भी हमारे पास आ चुकी है, अवेलेबल है सब कुछ। इतना होने के बावजूद में भी कैंसर को लेके बहुत सारे मिथ्स अभी भी है कि अगर कोई पेशेंट है तो वाइल टेकिंग एनी थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट लोग उनसे ज्यादा मिले नहीं, उनको आइसोलेटेड रखा जाए। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है कि लोगों को हो सकता है, दो अलग पहलू है। एक पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके पास जाने से लोगों को कुछ स्प्रेड हो सकता है या वो पेशेंट इन्फेक्ट हो सकता है। ये मिथ थोड़ा सा ज्यादा है। जिसके घर में कैंसर पेशेंट होता है लोग अवॉइड करते हैं वहां जाने के लिए, खुद के बचाव के लिए। सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। देखिए, अभी तो क्या है कि एक पहलू जो हम बहुत छोटे होते तब से सुनते आते हैं कि आपको जो भी लाइफ में तकलीफें होती हैं वो आपकी करी कराई है। जैसे मैं यहाँ आपके सामने सबसे मिल रहा हूँ तो मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो मेरा ये चांस मिला है, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत पॉपुलर है कि आप जब भी आपको कुछ बुरा होता है तो आपने कुछ बुरा किया है, इसी वजह से ये बुरा हुआ है। तो लोग जो तकलीफें हैं वो शेयर करना नहीं चाहते हैं। अगर मुझे कैंसर है तो मैं उसको छुपाऊंगा क्योंकि लोग ऐसे मानेंगे मैंने कुछ बड़े पाप किए हैं या तो मैं बहुत बुरा आदमी हूं, इस हिसाब से मुझे कैंसर हुआ है। और जैसे वो जानते हैं कि इसको कैंसर हुआ है, लोग उनसे अछूत मानते हैं। ज्यादातर कैंसर छूने से फैलता नहीं है, कभी भी फैलता नहीं है। तो आप कैंसर के पेशेंट के साथ में बैठ के खाइए, उनकी थाली में से खाइए। उसका अगर ग्लास उसने यूज किया है वही ग्लास में अगर आप जूठा ग्लास से पानी पी लीजिए, उसमें कैंसर फैलता नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, महिलाओं को खास करके होती है। कई महिला आके हमें बताती है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो समाज को ये सोचना चाहिए कि महिला को सपोर्ट की जरूरत है, उसको साथ में बिठा के उसको सपोर्ट कीजिए। अलग कर देने से कोई मतलब नहीं होगा। बच्चों को उससे मिलने नहीं देते हैं, ये सब सही नहीं है। क्योंकि उनका अच्छा रहना, महिला का जो पेशेंट का अच्छा रहना बहुत जरूरी है रिकवरी के लिए। जितना वो खुश रहेगी, जितना सपोर्ट मिलेगा, उतना उसका रिकवरी बहुत फास्ट होता है और साइड इफेक्ट बहुत कम होती है। तो कैंसर के पेशेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ में रह सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ में रह सकते हैं, उसके साथ खाना भी खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और हक भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कल्पेश, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैंसर की क्या क्या स्टेजेस होती है और किन स्टेज तक इनकी क्यूरेबिलिटी पॉसिबल है? कौन से स्टेज तक हम इनके म्यूटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं सक्सेसफुली? अगर पर्टेनिंग में ओरल कैंसर की बात करूं तो स्टेज 1 to 4 होती है। 4 की भी सब स्टेजेस होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ए बी एंड सी। सी में मीन्स बॉडी में स्प्रेड हो गया है, मेटास्टेसिस हो गई है, कैंसर बॉडी में चला गया है। तब हम उस पर्टिकुलर केसेस में पैलिएटिव इंटेंट ही यूज करते हैं, जैसे पेशेंट को कीमोथेरेपी पे दे दिया या करके कुछ ऐसा, और पेन रिलीफ के लिए जो भी उसके सिम्टम्स है उसको कवर करने के लिए। स्टेज 1 कैंसर की अगर मैं ट्रीटमेंट की क्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ओरल कैविटी में लगभग 90% क्योर रेट है। स्टेज 1 कैंसर के पेशेंट में 5 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल की अगर मैं बात करूं तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा जीने वालों की तादाद स्टेज 1 कैंसर में लगभग ये है। दो डिफरेंट साइट्स का अलग होता है। जीभ के कैंसर, ये तो एक ओवरऑल बात होगी ओरल कैविटी के कैंसर की। इसकी बहुत सारी सब साइट्स होती है, उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, वो सब मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बट ब्रीफली आपको बता दूं। स्टेज 1 लगभग 90% तक, स्टेज 2 तक अगर हम गिने तो अराउंड 75-80% तक, स्टेज 3 में अराउंड 65-80% तक, और स्टेज 4 में जाते जाते ये 50% हो जाता है। और स्टेज 3 में अगर गर्दन में गठान आती है, फॉर एग्जाम्पल खाली ट्यूमर की साइज ही बड़ा नहीं है और उसने अपनी प्राथमिक जगह को छोड़ के दूसरी जगह भी गया है, जैसे गर्दन में पहुंच गया है, तो स्टेज 3, तो वो डिजीज का जो सर्वाइवल होता है, डिजीज फ्री सर्वाइवल, उसको सीधे ही 50% तक घट जाता है डिजीज फ्री सर्वाइवल पेशेंट का। तो ये 5 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल के अप्रोक्सीमेटली डाटा है।
और क्यूरेबिलिटी की बात मैंने आपको बताई दी है, और एडवांस स्टेज में भी स्टेज 4A 4B तक भी ट्रीटमेंट संभव है। अगर हायर अप इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, मतलब ब्रेन की तरफ जो मांसपेशियां रहती है अटैच, वहां तक भी जाता है तो हम रिसेक्ट कर सकते हैं। जो डिजीज क्लियर मार्जिन से हम निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा मतलब टिश्यू के साथ निकाल सकते हैं, वो सारे पेशेंट की सर्जरी फिजिबल है। उसके साथ में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। जी, डॉक्टर कल्पेश, आपने ये जो अभी बताया है कि इस तरह से हम किसी भी स्टेजेस पे इनकी रिकवरी और इनकी क्यूरेबिलिटी की चांसेस हम लोगों को पता हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान ठीक हो जाता है और उसकी फिर से रीचांसेस है, फिर से ये अटैक हो सकता है कैंसर का? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहलाता है रिकरेंसेस एंड सेकंड प्राइमरी। तो अगर कैंसर, और कई बार मेटास्टेसिस भी होता है, कई कई पेशेंट में ऐसा भी देखा जाता है कि अर्लियर स्टेज में जैसे सर्जरी किया तो उसको दूसरे मुंह वाले भाग में हो गया, तो हम हमारे मेडिकल टर्म में ऐसा बोलते हैं कि फील्ड कैंसराइजेशन। मतलब एक ये पूरा का पूरा जो ओरल कैविटी की सबसाइट्स है वो एक ही बहुत सारी सबसाइट से मिला हुआ एक क्षेत्र है। तो जो गुटखे तंबाकू के कार्सिनोजेंस है उसका असर पूरे मुंह में हुआ है। तो वो आज हमें एक पर्टिकुलर साइट पे दिख रहा है कि आज ओके जीभ के वाले एरिया में अल्सर डेवलप हुआ है, हमने उसको ट्रीट किया है, बट हो सकता है कि कल 6 महीने, साल, 2 साल के बाद उसको तालू में हो जाए, दूसरी साइड में बगल में हो जाए, या ओरोफेरिंक्स में हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट साइट में वापस कैंसर रीकर हो सकता है, जिसको रिकरेंस और सेकेंड प्राइमरी बोलते हैं। अगर दूसरी साइट पे अपने वो हो जाए, और वो पर्टिकुलर जिस जगह पे हमने काट के निकाला है वहां पे भी हो सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में ही रहते हैं कि हम अच्छे मार्जिन के साथ उसको डिजीज को निकाल दें। और उसके साथ में डिजीज फैक्टर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि डिजीज के अंदर जो उसका बिहेवियर है, कैंसर का खुद का बिहेवियर है वो कैसा है, कि वो कैंसर नसों के अंदर चल रहा है या वो लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करके जा रहा है, जैसे पेरिन्यूरल इन्वेजन है, लिम्फोवास्कुलर एम्बोलाई है। और उसके साथ जो गर्दन में जो गठाने फैली है, वो गठान के अपनी खुद की जो खोल होती है उसमें से वो फट के बाहर आ गया है, मीन्स एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है या नहीं है। तो वो सारे पॉइंट हमें ये हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में दर्शाते हैं कि कैंसर थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर वाला है। उसको टैकल करने के लिए हमारे को सर्जरी के साथ में कीमो रेडिएशन की भी जरूरत है, और उसके बाद भी कैंसर के आने की संभावना रहती है। तो इसलिए क्लोज फॉलोअप पेशेंट का बहुत मस्ट रहता है। इनिशियल 2 years एटलीस्ट पेशेंट को बहुत डेडिकेटली मंथली फॉलोअप पे आना चाहिए। और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है, 5 years एटलीस्ट, 5 years के बाद भी एटलीस्ट ईयरली उनको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ये पर्टिकुलरली चीजें हैं जो मैं। यस, थैंक यू डॉक्टर कल्पेश। बहुत सारी जानकारी आज हमको मिल गई है ऑरल कैंसर से रिलेटेड, एंड थैंक यू डॉक्टर तरंग पटेल, बहुत सारी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। लेकिन आज का हमारे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि पेशेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आपने डिस्कस किए, थेरेपीज अवेलेबल है, आपने डिस्कस की, और काफी सारी बातें हमारे से शेयर की जिसके लिए हम जागरूक नहीं थे। लेकिन आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो पेशेंट नहीं है, जो किसी तरह के कैंसर से पीड़ित नहीं है, वो अपनी बचाव के लिए किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, कि हम इन कैंसर से बच सके। उसके लिए हम अपना सेल्फ प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप दोनों क्या सुझाव देंगे? शुरू करते हैं डॉक्टर तरंग पटेल से। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया कि स्तन कैंसर की वजह पता नहीं है, तो जी, शायद हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से बचने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्तन स्तन कैंसर जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। अभी जैसे कल्पेश जी ने बताया कि स्टेज 1 में 90% हेड एंड नेक कैंसर बच है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में वो फिगर 98 to 99% है। मीन्स 1% महिला को ही प्रॉब्लम होगा, बाकी सब महिलाएं स्टेज 1 में अच्छी तरह से जी सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेज 3 में आ जाते हैं, उससे पहले अगर आप स्टेज 1 में ही आ जाते हैं तो आपको क्योर होने की गुंजाइश बहुत बढ़ी जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग प्रोग्राम है,
स्क्रीनिंग प्रोग्राम मीन्स जो आम महिला है जिसी को कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है वो खुद की जांच कर सकती है। खुद की जांच मीन्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसमें क्या रहता है कि आप महीने में एक बार जो जिस महिला को पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स खत्म होने के बाद बाथरूम में मिरर के सामने खड़े रह के आप खुद की जांच कर सकती हैं। जैसे स्तन दोनों साइड के सही है, निपल का लेवल सही है, उसमें कोई खड्डा या तो उभार तो नहीं है, या तो फिर उसके लिफ्ट आगे पीछे हो रहा है कि नहीं है, और फिर हाथ से पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। इसके काफी लिटरेचर अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर किसी को चाहिए तो आपसे बताएं तो मेरे पास भी प्रिंटेड लिटरेचर है, मैं शेयर कर सकता हूं, तो उनके पास पढ़ के वो खुद कर सकते हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन ये है कि जब महिलाएं जो रेगुलर हर महीने जांच करती हैं वो ज्यादातर 1.5 या 2 सेंटीमीटर की गठान पकड़ लेती है, और जो महिलाओं जो रेगुलर एग्जामिन नहीं करती हैं उसको 3 या 4 सेंटीमीटर तक पता नहीं चलता है। तो एक स्टेज 1 हो गया, एक स्टेज 2 हो गया या 3 हो जाएगा, तो इसमें रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। तो हर एक महिलाओं को 20 साल के बाद खुद की जांच करनी चाहिए, ताकि अगर गठान आए तो डॉक्टर से मिलके वो जल्दी से जल्दी उसका निदान कर सकें और जरूरत हुई तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो 40 साल के बाद हर महिला को हर 2 साल में मेमोग्राफी और सोनोग्राफी करनी है, और 50 साल के बाद हर साल मेमोग्राफी सोनोग्राफी करनी है। इससे क्या होता है कि गठान जब फील करते हैं उससे भी छोटी है, मीन्स 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है, वो मेमोग्राफी और सोनोग्राफी में पकड़ी जाती है। तो ऑलमोस्ट स्टेज 1 या स्टेज 0 में उसको पकड़ सकते हैं। जी सर। वेस्ट वेस्ट में जिस अमेरिका और यूरोप में उनके रिजल्ट हमारे से काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनके 20 to 30% पेशेंट है जो कैंसर फैलने की गुंजाइश आती है उससे पहले पकड़े जाते हैं, जिसको DCIS बोलते हैं, डॉक्टर कार्सिनोमा इन सिटू, मींस वो फैलने की क्षमता नहीं है उसको में भी, तो उसके हिसाब से वो 100% क्योर हो जाते हैं। तो ये जो है वो मेमोग्राफी और सोनोग्राफी में पकड़े जाते हैं। अभी एक फायदा ये है कि वर्ल्ड ओवर अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर मंथ तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये उसकी वजह ये है कि महिलाओं को याद आए कि देखिए अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप चेकअप के लिए आ जाइए, मेमोग्राफी सोनोग्राफी वगैरह करवा लीजिए। और ज्यादातर जो बड़ी हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारी हॉस्पिटल में भी होता है, अक्टूबर महीने में स्पेशल पैकेज होता है, मीन्स आप डॉक्टर को जांच करो, मेमोग्राफी सोनोग्राफी करो, आपके जो 3-4 हजार रुपया 5 हजार खर्चा होना चाहिए उससे बजाय 1,000 रुपये में क्या उससे कम पैसे में वो पूरा 3 चीज हो जाती है। तो महिलाओं को जी इसको अपनाना चाहिए, और जल्दी अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ठीक होने की गुंजाइश अच्छी रहेगी, ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन की गुंजाइश अच्छी रहेगी। और कोई महिलाएं क्या है, लीडर होती है, वो अपनी फ्रेंड्स को या तो फैमिली मेंबर को लेके आती है। तो कई बार ऐसा होता है जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में आते हैं तो 4 महिला एक साथ आती है कि हम सब फ्रेंड्स से साथ में आइए। तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि सोशलाइज करके आप फोर्स करो उनको खुद को, कि मैं हूं तो मैं अपनी वाइफ को, अपनी माँ को और भाभी को लेके आऊंगा कि चलो ये तीनों का करना है, समथिंग लाइक दैट। तो दैट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ लोग थोड़ा कंड्यूसिव हो जाते हैं। तो उसके हिसाब जी से सर। अर्ली डायग्नोसिस काफी अच्छी तरह से हो पाएगा और रिजल्ट काफी बढ़िया मिलेंगे। जी सर। थैंक यू वेरी मच। सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हम काफी हद तक इस चीज की रोकथाम कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करके। थैंक यू वेरी मच। एंड डॉक्टर कल्पेश, आप अपने क्या सुझाव देंगे ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए? इसके लिए कोई प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है आपके पास, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर? देखिए, ओरल कैंसर काफी हद तक प्रिवेंटिव है। मैं बार बार ये सब पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। इसका कारण ये है कि देखिए, अगर व्यक्तिगत स्तर पे अगर खुद जो जो भी लोग हैं अपने में एज यंग एज 16 to 20 ईयर्स के बच्चे भी तंबाकू और ये उत्पादों का यूज करते हैं, तो अगर व्यक्तिगत स्तर पे वही इस चीज को समझे और उन उत्पादों का यूज ना करें। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सभ्य इंसान है, तो हम लोगों को इसका क्रय विक्रय ही बंद कर देना चाहिए। जैसे अभी हर जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है जहां पे आपको आसानी से तंबाकू वगैरह इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो अगर आदमी ये सोचने लगे कि नहीं, ये मैं जहर ये बिजनेस नहीं करना है, बाकी कुछ भी करे, तंबाकू हमारे को बेचना ही नहीं है, सिगरेट्स हमारे को बेचनी नहीं है,
तो कई बार हम ऐसे वीडियो भी देखते हैं, जैसे कहीं स्मोकिंग के वहां पे वो स्मोक करने के लिए सिगरेट उठाता है और स्मोक करने जाता है, तो ऐसे ट्विन बीप बजती है, राम राम सत्य है। तो मतलब वो एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है पेशेंट पे कि यस इट इज डेंजरस, ये हमारे ही शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके के सेटअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारी हुई व्यक्तिगत स्तर पे इसकी रोकथाम। अगर हम सोशल लेवल पे अगर हम इसकी बात करें, तो प्रिवेंटिव एज वेल एज ट्रीटमेंट, जैसे सर ने बोला कि पेशेंट को सोशली बहुत हरासमेंट झेलना पड़ता है, कि उनको मतलब साथ में बिठाया नहीं जाता है, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। कई जैसे ओरल कैविटी के कैंसर में बोलूं, तो कई में डिफेक्ट इतने बड़े होते हैं कि उसका फेशियल डिसफिगरमेंट कुछ एक्सटेंट तक तो होता ही है, तो उनका चेहरा वगैरह नहीं होने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है या कुछ। तो उन लोगों के साथ हमारे को संवेदना के साथ में उनको लेके चलना है, उनको उल्टा अपने को ज्यादा बढ़ावा देना है कि उनको ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। और सोशल लेवल पे भी ये सामाजिक तौर पे हम लोगों को इसका पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा कि गुटखे, तंबाकू और ये सारी चीजें हमारे को नहीं करना है। तीसरे, अगर व्यक्तिगत सोशल और उसके बाद में सरकार का भी अगर मैं बोलूं, तो सरकार आज अगर बीड़ी सिगरेट्स के ऊपर सरकार ने काफी हद तक टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए हैं। पहले 3-4 रुपए में सिगरेट आसानी से मिल जाती थी, अभी शायद 15 रुपए या ऐसे में शायद सिगरेट मिलती होगी। अगर ये सिगरेट की अगर आप सोचो सरकार इसका टैक्सेशन इतना कर दे हैवी कि वो सिगरेट आपको 100 रुपए में एक मिल रही है, तो गरीब जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर उसकी डेली की कमाई 300 रुपए है या 400 रुपए वो डेली मजदूरी करके करता है, तो वो रोज की अगर 3 या 4 सिगरेट पीता है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना इजीली खरीदना। तो सरकार को इसके टैक्सेशन इतने हैवी कर देने चाहिए कि लोग उसको खरीद ही ना पाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और दूसरी, मास स्क्रीनिंग, जैसे छोटी छोटी जगहों में स्क्रीनिंग कैंप वगैरह लगा के स्क्रीन किया जाए लोगों की ओरल कैविटीज वगैरह में कि कहीं कोई अल्सर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे खेड़े गांव जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, वहां पे लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं रहते हैं, और वहां पे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं या वो भी, उनको भी उतना कैंसर का ज्ञान नहीं रहता है कि कब हमारे को रेफर करना है, क्योंकि वो मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को चलाते रहते हैं कि छाला ठीक हो जाएगा, बट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो ये इसमें जो बढ़ने की जो कैंसर के जो हायर स्टेज में जो हमारे पास रिपोर्ट आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी रेस्पॉन्सिबल है। स्क्रीनिंग अगर अच्छे तरीके से होने लग जाए तो पेशेंट अच्छी स्टेज में आना चालू हो जाएंगे। और जैसे सर ने बोला, वेस्टर्न वर्ल्ड में रिजल्ट्स थोड़े बेटर है हमारे कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से। इसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन होके ट्रीटमेंट हो जाता है, तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। हम लोगों के यहाँ पे होने के बावजूद भी मेरे कई मरीज आते हैं, वो लगभग उनको पता रहता है कि 7 महीने से छाला है, बट वो इधर उधर घूमते रहते हैं, अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं कि ये बाबा ने ये बोला है कि इसका कुछ भी करवाना नहीं, छिड़वा दिया तो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली जो सर, रहता है। ये मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी। इंडिया में मोस्टली जो म्यूटेशन डिटेक्ट होता है वो थर्ड स्टेज पे एंड फोर्थ स्टेज पे काफी सारे पेशेंट्स का। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इनकी अर्ली स्टेजेस पे इसको किस तरह से क्योर किया जाए, कि किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और अगर हम ट्रीटमेंट के यस सर, एक कानन जी ने पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। तो पूरे पहले 3 साल हर 3 महीने आपके डॉक्टर को देखना चाहिए, और उसके बाद में 5 साल के बाद हर साल, जैसे कल्पेश जी ने बताया, हर साल डॉक्टर को मिलना चाहिए। और जी एक और चीज, अगर हमें ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम करनी है, हर चीज का कोई भी बीमारी ले लें हम, नॉट ओनली कैंसर, बीमारी का उपचार जो है वो इतना महंगा नहीं है। उसको महंगा हम अपने आप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इतनी लेट स्टेज में लेके जाते हैं कि वहां पे हमारे को ढेर सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, उसका उपचार में टाइमिंग बढ़ जाता है, तो वो रिजल्ट्स भी वो नहीं मिलते और पैसे भी बहुत मरीज के खर्च हो जाते हैं। अगर मैं कैंसर पर्टेनिंग बोलूं, अगर स्टेज 1 में पेशेंट आ जाए तो सिंपल हमारे को उसका एक्सीजन या पार्ट निकाल के नेक डाइसेक्शन वगैरह करके खत्म, ही कैन स्टे अ वेरी हेल्दी लाइफ। उसको रिकंस्ट्रक्शन करने की बहुत ज्यादा
सिंपल प्लास्टिक सर्जरी से टैकल हो सकता है। एडवांस माइक्रोवास्कुलर प्लास्टिक सर्जरी, अगेन रिजल्ट्स बहुत उसके शानदार है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। लंबी चलती है सर्जरी, थिएटर टाइम लंबा जाता है, स्पेशलिस्ट चाहिए, एक टीम फॉर्म होनी चाहिए, तो उसमें इन चीज़ों के चक्कर में ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है, तो वो अननेसेसरी पेशेंट के ऊपर भी बर्डन बढ़ता है। तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे फायदे हैं ट्रीटमेंट में। सबसे पहले बेस्ट तो यही है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप ये बीमारी से के ग्रास ही ना हो, और अगर हो जावे तो आप जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे और उसका उपचार करवाएं। थैंक यू सर। आज इस कार्यक्रम को करके हमने एक उद्देश्य यहाँ पे रखा था आप लोगों के सामने कि किसी भी कैंसर में हम अर्ली स्टेज पे इनका प्रिवेंशन कैसे कर सके, ये जागरूकता और कैंसर को लेके काफी सारे मिथ्स हमारे थे वो दूर हुए, और इसके ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज के बारे में हमने आपसे बहुत कुछ जाना। आपका बहुत बहुत कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर coming here and sharing your valuable knowledge and information. Sir, thank you very much for coming here once again. And thank you very much, Karma Foundation and Sahara Thank you Initiative. so much. Thank you very much for Karma Foundation and Sahara Initiative for conducting this informative session and TLG Digital. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर तरंग पटेल एंड डॉक्टर कल्पेश चाजिर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए फर्स्ट सर, आप प्लीज प्लीज कल्पेश। नहीं सर, प्लीज सर। ऐसा होता है कि मैं तकरीबन 40 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं उनको भी कैंसर का कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो एक से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कल्पेश ने बताया कैंसर क्या है, बायोप्सी क्यों करनी है, बायोप्सी कैसे होगी, वगैरह वगैरह। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जब अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है तो कोई पूछता है ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? नहीं, सबको पता है कि इसमें ऑपरेशन आएगा। बात डायरेक्टली जैसे कब ऑपरेशन करना है, कितना खर्चा होगा, ये दो चीज में पूरा कंसल्टेशन निपट जाता है। यहाँ क्या होता है, सब कैंसर ही है, क्यों कैंसर हुआ है, कैंसर क्या चीज है, अभी क्या होगा, कितना खर्चा होगा, ये ऐसा ही क्यों, बायोप्सी क्यों करना चल रहे, बायोप्सी नहीं करवाऊं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। उसमें इतना उलझ जाते हैं कि जो मेन ट्रीटमेंट और मेन जो डिस्कशन आता है वो काफी लेट आ जाता है। तो उसमें कई बार पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये तो बायोप्सी करना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं करवानी है। दूसरी जगह पे जाएंगे वहां भी वही बोलेंगे कि बायोप्सी करना है, तीसरी जगह पे जाएंगे वहीं भी वही करेंगे, तो खर्च भी करते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं, कैंसर बढ़ जाता है और फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आपके लिए हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कैंसर क्या चीज है, उसका डायग्नोस कैसे करता है, ताकि सबके लिए आसान रहे, आपके लिए भी आसान रहे, हमारे लिए भी आसान रहे। मैं कई बार मेरे पेशेंट को बोलता है कि आपके लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे आप परेशान कम करेंगे, तो वो मेरे भी इम्पोर्टेंट भी है कि आप जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर जाए और तुरंत सर ठीक हो वो जाए। तो वैसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और जिसमें कैंसर का डॉक्टर है तो आप समझ लीजिए एक पूरी नई जिंदगी देने वाले इंसान को लोग किस नजर से देखते होंगे। एंड आज बोल रहे शायद डॉक्टर नेटवर्क, ओके फाइन, नेटवर्क नहीं गया। आज ये बात कर्मा फाउंडेशन फेसबुक पेज से काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी सर। जी डॉक्टर कल्पेश। जी, मैं लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कई बार पेशेंट क्या है कि इंटरनेट बेस्ड नॉलेज लेके आते हैं, तो वो पढ़ के आते हैं, दैट इज़ गुड थिंग, पढ़ना अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या होता है जब उनको सब्जेक्ट के बारे में थरो नॉलेज नहीं होते हैं तो उनका मिसगाइड होने की संभावना जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इनिशियल स्टेज में एज लाइक स्टेज 1 कैंसर है, उसमें भी डिमांड करते हैं कि सर बायोप्सी ना करवाएं, और हम लोग पेट करवा देते हैं, डायरेक्टली दे जंप ऑन टू द पेट स्कैन के, सर पेट स्कैन कर देते हैं। तो ये पेट स्कैन वगैरह पहले तो थे भी नहीं, ये तो अभी रिसेंटली थोड़े टाइम में डेवलप हुए हैं। तो कैंसर का ऐसा नहीं है कि आज मतलब ये यहाँ से चालू हुआ है मुंह के अंदर से, तो वो सीधा ही जंप होके चला जाएगा कहीं और।
उसको लेवल्स पार करने पड़ते हैं। ऐसे पहले वहां से गर्दन में जाएगा, गर्दन से फिर वो शरीर में उतरेगा। तो पेट स्कैन का रोल जो है वो हमारे को मेटास्टेटिक वर्कअप के लिए, कि ये पता करने के लिए कहीं बॉडी में स्प्रेड तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बॉडी में स्प्रेड हो गया तो फिर सर्जरी करने का कोई तुक नहीं है, मतलब उसको करना न्यूसेंस है, मतलब हमारे को नहीं करना चाहिए। बट उसके साथ में हमारे में ये भी सतर्कता होनी चाहिए कि हम लोगों को पेट वगैरह और ये सडनली ऐसा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, और अपने डेलीटेरियस टू कोई भी हम लोग स्कैन्स वगैरह करवाए, स्कैन्स में खुद में रेडियो एक्टिव, इसमें जैसे रेडियो न्यूक्लियोटाइड डाई जाती है, अपने बॉडी में डाई इंजेक्ट होती है। फिर सीटी स्कैन्स की बात करूं तो उसमें खुद में किरणें लगती है, एक्सरे खुद कार्सिनोजेनिक है। तो हम लोग तो जहां तक हो सकता है तो रूटीन में जब पेशेंट फॉलोअप में आते हैं तो वी प्रीफर रादर एमआरआई स्कैन्स, जिसमें वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। जहां तक हो सकता है इंफॉर्मेशन तो रेडिएशन कम से कम मिले पेशेंट को। तो ये इस तरीके के चीजें भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी वो इन्वेस्टिगेशंस ना कराए। पेट स्कैन के खर्चे 20 से 25 हजार तक का होता है, तो सडनली डोंट वेस्ट मनी ऑन दैट। इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ योर कंसल्टेंट एडवाइस फॉर इट, उसको कहीं सस्पिशन लगता है तो फिर हम कर सकते हैं आगे वो चीजें वर्कअप में। Yes. Okay. Thank you, Dr. Kalpesh and Dr. Tarang Patel, for being with us and sharing your valuable knowledge. Thank you once again, Karma Foundation and Sahara Initiative. Thank you. Thank you. Thank you, Pinky ji. Thank you.